हेलो एस्पिरेंट्स, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे एम सिविल सर्विसेज में, जहां आज हम जानने वाले हैं यूपीएससी 2025 के जीएस पेपर 2 के एनालिसिस को, जिसमें आज हम चेक करेंगे या एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और वो भी 10 मार्कर्स क्वेश्चन को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 15 मार्कर क्वेश्चन एंड सब्सिक्वेंटली आगे आने वाले क्लासेस में, आगे आने वाले लेक्चर्स में जीएस पेपर 2 का बचा हुआ क्वेश्चंस यानी सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस को एक लेक्चर में। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने ऐसे का क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया, पार्ट ए पार्ट बी का। इसके अलावा हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया इन जीएस पेपर 1। आज हम जीएस पेपर 2 से अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देरी किए, विदाउट फर्दर एडू, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली बोल रहा है डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, यानी 1951 आरपीए एक्ट के अंदर में करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो सबसे पहला तो आपका पॉइंट यही हो गया कि आपको बताना होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि व्हाट आर द करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए 1951। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है ये पूछ रहा है कि एनालाइज करिए कि वेदर द इंक्रीज इन द एसेट ऑफ लेजिस्लेटर और देयर एसोसिएट्स disproportionate to their known source of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice। यानी कि आपको ये बताना होगा कि क्या जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है, ठीक है, बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की बात हो रही है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है एंड हेंस ये करप्ट प्रैक्टिसेस बोला जा सकता है। तो सेकंड पार्ट में हमें इसके बारे में डिस्कस करना होगा। तो चलिए पहले डिस्कशन करते हैं अबाउट करप्ट प्रैक्टिसेस इन आरपीए 1951। तो जब हम बात करते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 में करप्ट प्रैक्टिसेस, तो वहां मेंशन है कि दे आर ब्राइबरी, मतलब अगर कोई ब्राइबरी ले रहा है या दे रहा है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज करप्ट प्रैक्टिसेस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी भी मीन्स से आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर्स की चॉइस को, ठीक है, चॉइस टू वोट एंड चॉइस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो मीन आपका ल्यूक्रेटिव कोई भी हो सकता है, बाई काइंडनेस, ठीक है, बाई मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, बाई गिफ्ट्स, किसी भी तरीके से हो सकता है, पैसे देके, हो सकता है शराब देके, हो सकता है खाना देके, हो सकता है कपड़े देके, किसी भी मीन से, या हो सकता है डरा के, बाई थ्रेटनिंग। आप क्या कर रहे हैं, द चॉइस टू वोट आप उस वोटर से छीन ले रहे हैं, तो आप उसके वोट को इन्फ्लुएंस करें, यह है सेकंड पार्ट। थर्ड बोल रहा है कि अपील ऑन रिलीजियस, कास्ट, कम्युनल और लिंग्विस्टिक ग्राउंड, ठीक है, ये पहले नहीं था, ये 2017 का एक केस था, अभिराम केस। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये चीजें कंसीडर होंगी करप्ट प्रैक्टिसेस से। ना तो आप अपनी जाति के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, ना अपने संप्रदाय समुदाय के हिसाब से, और ना ही अपनी भाषा के हिसाब से वोट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या तो अपने पक्ष में यानी कि अपने बेनिफिट पे, या किसी और के बेनिफिट में, ठीक, और ना ही किसी और के डिसएडवांटेज पे भी। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रहा है एंड अगर आप अपने रिलीजन के लोगों को या अपने कास्ट के, अपने कम्युनिटी के लोगों को बोल देते हैं कि उस कम्युनिटी से दूर रह के उन्हें वोट नहीं देना है, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज करप्ट प्रैक्टिस बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर को। इसके अलावा बारी आती है प्रमोशन ऑफ एनिमिटी एंड हेट्रेड, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ एनिमिटी क्या होती है, हेट्रेड क्या होती है, आपने सुना होगा हेट स्पीच। तो हेट स्पीच के मेथड से या मीन्स से या किसी भी तरीके से किसी के खिलाफ किसी को करना, ये भी कंसिडर होगा करप्ट प्रैक्टिसेस में, ठीक है। फिर बारी आती है यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड रिसोर्सेज। आप गवर्नमेंट की मशीनरी यानी बेसिकली फिजिकल चीजों को,
फिजिकल मेथड के थ्रू अपने ओन गुड के लिए आप इन चीजों को नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए चॉपर या कार या जो भी मशीनरीज आपको बाय गवर्नमेंट मिलती है वो आप ले रहे हैं तो वो भी इलीगल है। ठीक है, आप ऐड कर रहे हैं, अपना कैंपेन कर रहे हैं, वो भी इससे फिजिकल मनी से, तो ये भी गलत है। इसके अलावा अगर आप किसी के खिलाफ फॉल्स स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, वो भी इलीगल है। ठीक है, वो भी कंसिडर होगा करप्ट प्रैक्टिसेस में। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 123 यानी करप्ट प्रैक्टिस अंडर आरपीए 1951। अब बारी आती है कि इससे इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। मतलब अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है। एनलमेंट होगा। ठीक है, एनलमेंट ऑफ इलेक्शन सबसे प्राइम एग्जांपल है इसका इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। ठीक है, जहां पर नलिफाई किया गया था इलेक्शन को। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट हो जाता है। कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया जाता है तो उसके इलेक्शन कैंडिडेट या नॉमिनेशन को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है 6 इयर्स के लिए, अप टू है ना, अप टू 6 इयर्स डिबार हो सकता है इलेक्शन लड़ने से। इससे क्या होगा, वोटर्स के राइट का प्रोटेक्शन हो क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा। और जुडिशियल कंट्रोल की बात हम करें तो जुडिशियल कंट्रोल का सबसे बढ़िया एग्जांपल है PUCL केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। इस केस में बोला गया राइट टू नो होना चाहिए अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। ठीक है, तो बेसिकली ये होना चाहिए ताकि वोटर को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा केस नॉन डिस्क्लोजर की बात करते हैं। नॉन डिस्क्लोजर की अब बात करते हैं तो इसे कंसीडर करा जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस आफ्टर द केस ऑफ 2015 कृष्णमूर्ति वर्सेस शिव कुमार। ठीक है, शिव कुमार कृष्णमूर्ति वर्सेस शिव कुमार केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि नॉन डिस्क्लोजर अगर आप कर रहे हैं अपने एसेट का तो इट इज कंसिडर्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जुडिशियल कंट्रोल। इसके बेसिस पे हाई कोर्ट कंट्रोल कर सकता है इलेक्शन को, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कर सकता है एंड दे कैन ट्रांसफर टू प्रेसिडेंट और गवर्नर कि इनका नलिफाई कर दिया जाए इलेक्शन कैंडिडेचर भी ऐड किया जा सकता है, इलेक्शन भी नलिफाई किया जा सकता है। तो कुछ भी इस बेसिस पे कर सकती है कोर्ट। ठीक है, यानी जुडिशियल कंट्रोल होता है, ओवरसाइट होता है। अब बारी आती है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की, जहां पूछा गया है कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस पैदा करेगी एंड क्या वो करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट है ये आरपीए में नहीं मेंशन है, ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत बोला जाता है कि अगर वेल्थ जो आपकी लॉफुल मीन्स से होनी चाहिए उससे ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट है। बेसिकली वेल्थ बियॉन्ड नॉन लॉफुल सोर्स ऑफ इनकम। मतलब अगर आपकी इनकम एक्स होनी चाहिए थी लेकिन अब वो एक्स प्लस समथिंग है, तो वो प्लस समथिंग है जो आपका डिस्क्लोज करने लायक नहीं है या डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है कि कैसे हुआ, अनलॉफुल है, तो उसे हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेट एसेट। हालांकि इसके लिए दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है और वो सीए बेसिकली करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट होगा।
तो इसके लिए अब हमें क्या सोचना समझना होगा कि भाई इसके दो अलग अलग क्राइटेरिया है, कुछ लोग अगेंस्ट हैं, कुछ लोग फेवर में है कि करप्ट प्रैक्टिसेस काउंट करना चाहिए। तो जो अगेंस्ट में है कि करप्ट प्रैक्टिसेस काउंट नहीं की जा सकती, उनका कहना ये है कि जो DA है यानी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस है जिसके लिए अलग से सेपरेट लेजिस्लेशन है, सेपरेट लॉ है, ठीक है। तो सेग्रीगेट किया हुआ अगर है तो उसे मर्ज क्यों करना, वाई वी शुड मर्ज DA इनटू RPA, ठीक है, क्योंकि RPA जो है बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन के नॉमिनेशन होंगे या इलेक्शन का कैंडिडेचर होगा, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है ये बाकी चीजों से भी जुड़ा हुआ है कि कैसे लेजिस्लेटर या एग्जीक्यूटिव अगर अनलॉफुल एक्टिविटी में पाया जाता है, करप्शन करता है, ब्राइबरी लेता है, ब्राइबरी देता है, तो ये सारी चीजें अलग से मेंशन की हुई है। तो क्यों इन दोनों को मर्ज करना, ये कहना है अगेंस्ट में कि हम DA को करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं मान सकते। पर जो लोग मानते हैं, ठीक है, उनका कहना है कि हमें इसलिए मानना चाहिए क्योंकि इसके कारण, DA के कारण मिसयूज ऑफ इलेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि आप वोट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा मनी है, जो इलीगल मनी है, ये अनलॉफुल मनी है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे ब्राइबरी में, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे ल्योर करने में वोटर को, तो उसकी जो वोट का चॉइस है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज करप्ट प्रैक्टिसेस। हाँ, डायरेक्टली ये नहीं कर रहा है पर इनडायरेक्टली कर रहा है, क्योंकि ये जब इकट्ठा हो रहा है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा इन्फ्लुएंस करने में वोटर की चॉइस को, ठीक है। मनी देके, एक्स्ट्रा मनी है तो दे देंगे, तो ठीक है भाई मेरे वोट की कीमत ले लो, अपने वोट की कीमत मुझे देने के लिए। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, ये यहाँ पे एंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system, assess the impact of recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कोर्ट प्रोसीजर से यानी कोर्ट सिस्टम से आपको कंपैरिजन करके बताना है कि क्यों जरूरत है। सबसे पहली जरूरत क्या होगी, नीड, कि आपको मिलेगा एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज, ठीक है। कोर्ट में जो लोग कोर्ट की हियरिंग कर रहे हैं या कोर्ट्स में उस केस के रिलेटेड लोग हैं, वो हर केस के एक्सपर्ट नहीं होते, बट अगर आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया है तो उसका एक अपना एक्सपर्ट एडवाइस होगा, क्योंकि वो जो टीम बनी है, वो जो कोर मेंबर्स हैं, वो सब एक्सपर्ट हैं उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा, आपको स्पीडी डिस्पोजल देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होंगे वो उस चीज को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसी केस पे अपना व्यू दे रहे हैं, तो उनको समय भी नहीं लगेगा उस केस को डिस्पोज करने में, यानी स्पीडी ट्रायल होगा, स्पीडी डिस्पोजल होगा। बट जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या होता है कि बहुत सारे केस पेंडिंग भी होते हैं, जिसके कारण आपके नंबर आने में समय लग सकता है, दूसरे केसेस की भी सुनवाई है, दूसरे के एक्सपर्टीज ढूंढने पड़ते हैं, उस केस को थॉरो स्टडी करना पड़ता है, जिसमें टाइम लगता है, इसलिए डिस्पोजल नहीं हो सकता। दूसरा, आप बात करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्मलिज्म की, फॉर्मल चैनल जो है वो रिड्यूस होगा। कैसे? आपको पता है कि भाई जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स लगते हैं, CRPC हो गया, मतलब आज के समय में जो चेंज हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट का इस्तेमाल होता है कोर्ट केसेस में। क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूँ, सिविल केसेस के लिए सिविल प्रोसीजर कोड होता है। तो आपको पता है कि दिए हुए लॉज के तहत ही आपको काम करना है और उन लॉज में दिए हुए सेक्शंस का यूटिलाइजेशन करना है, यानी फॉर्मल चैनल होगा, आपको एक के बाद एक स्टेप्स आगे बढ़ने होंगे। बट जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो वहां पे आपका ये जो
केस का प्रोसीजर है ये थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टीज वो डिसीजन होता है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन लॉ। ठीक है, कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं मेंशन होता है कि हाँ ये लॉ से होगा, जैसे कोर्ट करती है। तो इसीलिए ये फॉर्मल सिस्टम को थोड़ा आसान करेगा, फॉर्मलाइज चैनल जो है वो इजी होगा, एक्सेसिबिलिटी इजी होगा। ठीक है, ऊपर से ये थोड़ा चीप भी होगा क्योंकि कम टाइम लगेगा ना, इजी एक्सेस होगा। आपको पता है कि भाई मेरा केस इससे जुड़ा हुआ है, इस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज से जुड़ा हुआ है, तो इस ट्रिब्यूनल के पास आप चले जाएंगे उसी अकॉर्डिंग, तो उसका सुनवाई जल्दी होगा, उसके ऊपर ज्यादा तेजी से काम होगा, स्पीडी डिस्पोजल भी होगा, तो आपको आसान रहेगा एक्सेस करना भी, और बहुत आसानी से आपको जस्टिस भी मिल जाएगा, बर्डन भी रिड्यूस होगा। कोर्ट में आज के समय में अराउंड 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ठीक है, तो उन केसेस में से जो एक्सपर्ट ट्रिब्यूनल्स हैं, अगर उनको दे दिया जाए कुछ केस, तो जल्दी से जल्दी उन केसेस का डिस्पोजल या डिसबर्समेंट हो जाएगा। पर इस केस में अभी क्या हो रहा है कि अभी इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, और भी केसेस आते जाते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है उन केसेस को डिस्पोज करने में। तो ये तो हो गया आपका एक पोर्शन, इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी बता सकते थे, इसको पॉइंट वाइज भी बता सकते थे, जैसे भी मीन्स आपको अच्छा लगे उस तरीके से इन डायमेंशंस को आपको यूज करना था अपने क्वेश्चन में। अब बारी आती है जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म, यानी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म 2021 था रैशनलाइजेशन के थ्रू, तो इसमें क्या क्या चीजें हुई। तो सबसे पहला चीज तो ये हुआ कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स हुआ। तो अराउंड 980 जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इनको मर्ज कर दिया गया है विद हाई कोर्ट। बोला गया कि ये जब मर्ज होंगे तो एफिशिएंटली वर्क हो पाएगा। ठीक है, दूसरा यूनिफॉर्म टर्म ऑफ सर्विस होगा। तो टेन्योर की बात करते हैं हम, तो टेन्योर क्या होगा, अगर आप चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस रैशनलाइजेशन में हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन की मैक्सिमम एज 70 इयर्स और 4 ईयर टर्म। ठीक है, 4 साल का टर्म होगा। ठीक, इसके बाद बारी आती है आपकी कि अदर मेंबर्स की, इनका जब बात होता है तो इनके लिए मैक्सिमम अपर लिमिट है 67 इयर्स एंड 4 ईयर ऑफ टेन्योर, 4 ईयर टर्म होगा। ठीक है, जुडिशियल ओवरसाइट की बात होती है कि जुडिशियली ओवरसाइट होगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा। सेंट्रलाइज्ड रूल मेकिंग अथॉरिटी होगी। ठीक है, एक रूल मेकिंग अथॉरिटी होगी और अपॉइंटमेंट प्रोसेस सेंट्रलाइज हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूनल का फॉर्म था जिसमें बोला गया कि भाई ये चीजें आपको मेंशन करनी थी क्वेश्चन में। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जुडिशियल ओवरसाइट में हाई कोर्ट को पावर बढ़ा दिया गया फिर से। ठीक है, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है। तो इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि ओवरबर्डन फिर से हो जाएगा, क्योंकि आपने 980 को मर्ज कर दिया। ठीक है, आपने तो सोचा कि एफिशिएंटली हम वर्क कर पाएंगे, बट क्योंकि आप पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सपर्टीज फिर से अपने हाथ में ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि स्पीडी डिस्पोजल कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीडी डिस्पोजल में बाधा आएगी। उसके अलावा आपको दिखेगा कि जो बेसिकली रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। तो आप जो चाहते हैं कि एक यूनिफाइड सिस्टम हो, ठीक है, एंड क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, तो बेसिकली फेडरल सिस्टम को और स्ट्रेंथन अगर आप करना चाहते हैं तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। पर क्लॉज ये कहता है, जो बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है वो ये कहा है कि हम बेसिकली इसे इसलिए चेंज लाए हैं पॉजिटिव, ताकि क्या हो सके, ओवरबर्डनिंग ऑफ हाई कोर्ट जो थे उनसे हम बच सके। ठीक है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स जो है वो अब 26 से 19 हो गए हैं, जुडिशियल कंसिस्टेंसी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगी, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। पर इसके इम्पैक्ट नेगेटिवली हम बात करें, ओवरबर्डन हो जाएगा फिर से। ठीक है, क्योंकि आप बढ़ाने की जगह घटा रहे हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के दोनों पक्ष रखने होंगे इम्पैक्ट में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
ठीक है, तो ये हो गया आपका हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंशियल पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड इन द यूएसए, आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर द प्रिमिटिव पार्डनिंग। ठीक है, तो प्रिमिटिव पार्डनिंग क्या होती है ये भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पार्डनिंग पावर। इंडिया की पार्डनिंग पावर कहां मेंशन है, आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें पार्डन, कम्यूट, रिमिट या रिस्पाइट और सस्पेंड पनिशमेंट रहता है। ठीक है, एप्लीकेबल कहां है, हर तरह, चाहे ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ हो, डेथ सेंटेंस हो या कोर्ट मार्शल हो, तीनों केसेस में उनके पास ये पावर है, यानी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो चेक कर सकते हैं। गवर्नर कोर्ट मार्शल नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये यूनियन लॉ पे चलेगा, स्टेट लॉ पे भी वर्क करता है। ठीक है, पार्डनिंग के केस में स्टेट लॉ के डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंडियन पार्ट। जब हम यूएसए की तरफ जाते हैं तो यूएसए में आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो क्या होगी, तो पार्डन और रिप्राइव होगी फॉर फेडरल ऑफेंस। ठीक है, याद रखिएगा कि यूएसए के केस में स्टेट ऑफेंस में पार्डनिंग नहीं है, कैन नॉट पार्डन स्टेट ऑफेंस और केसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, अब हालांकि इंडिया में भी इम्पीचमेंट रिलेटेड पावर नहीं है पार्डनिंग की प्रेसिडेंट का, लेकिन ये कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं। पर जब हम बात करते हैं यूएसए का, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट होंगे वो इम्पीचमेंट केस में पार्डन नहीं कर सकते। ठीक है, अब बारी आती है प्रिमिटिव पार्डन की। तो बेसिकली प्रिमिटिव पार्डन आर दोस पार्डन जिसमें जब हम कंसीडर करते हैं किसी केस को, तो केस का कंप्लीशन से पहले ही, मतलब केस में कोई वर्डिक्ट आने के पहले ही अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उस केस में जो कल्प्रिट है या जिसके ऊपर वर्डिक्ट आने वाला है उसको पार्डन कर सकते हैं। पर ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में साफ साफ मेंशन है कि जब हम बात करते हैं पार्डनिंग पावर की, तो वो कम्स आफ्टर द वर्डिक्ट। जब कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है एंड जो सेंटेंस है वो कम लग चुका है, यानी कि उनके ऊपर उनको गिल्टी फाइंड कर लिया गया है, जिनके ऊपर ये केस है, उस केस में ही प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 72 को यूज कर सकते हैं टू पार्डन, टू कम्यूट, रेमिट या रिस्पाइट या फिर सस्पेंड पर। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की बात करते हैं तो उनके पास ये पावर है, उनके पास ये एक्स्ट्रा पावर है जिसमें वो कोई केस अगर किसी के खिलाफ है और वो केस कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब वर्डिक्ट नहीं मिला है, जजमेंट नहीं हुआ है, उसके पहले ही वो चाहे तो उस केस को एंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था यूएसए के केस में। इसका एग्जांपल है जो बाइडेन का केस। जो बाइडेन ने अपने सन को पार्डन कर दिया, उनके ऊपर जो केस लगा था उनके हटने से पहले उन्होंने उन्हें पार्डन कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको इन दो मेथड्स के थ्रू सिर्फ पार्डनिंग की बात पूछा है। हाँ, याद रखिएगा, सिर्फ पार्डन पावर की बात किया है। हालांकि आप कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ते हैं या कंपैरेटिव चैप्टर को पढ़ते हैं, वहां पे यूएसए और इंडिया के प्रेसिडेंट के और भी डिफरेंट पावर्स को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे उनकी मेंशन नहीं करना था, ये यहाँ पे सिर्फ पार्डनिंग पावर के मेंशन करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट तो क्वेश्चन ही दे दिया। ठीक है,
सबसे पहले तो आपको नेचर ऑफ जम्मू कश्मीर बताना है लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले तो ये यूनियन टेरिटरी है। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है जिनका अपना लेजिस्लेशन है लेकिन वो यूनियन टेरिटरी है, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली है। जब ये हुआ तो सबसे दूसरा चीज क्या चेंज होगा? तो सबसे पहला चीज तो समय चेंज हुआ कि भाई आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 3 से जो स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव हो गया आर्टिकल 370 से। स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर एंड होता है। कंपोजिशन चेंज हुआ। ठीक है, कंपोजिशन चेंज कैसे हुआ? तो अभी कुछ समय पहले जो है रीऑर्गेनाइजेशन के बाद उसका क्या किया गया? डिमार्केशन किया गया। तो डिमार्केशन के बाद फिलहाल 114 टोटल सीट्स हैं इंक्लूडिंग पीओके। ठीक है, इंक्लूडिंग पीओके, इंक्लूडिंग पीओके। तो पीओके की 24 सीट्स आप माइनस करेंगे तो टोटल अभी फिलहाल एट प्रेजेंट 90 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे। ठीक है, 90 सीट्स पे इलेक्शन हुआ। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश कर दी गई, यानी यूनिकैमरलिज्म प्रोड्यूस किया गया। पहले बाई कैमरल था जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों था, लेकिन अब वो हट गया। इसके अलावा टेन्योर जो पहले 6 ईयर का होता था अब ये 5 ईयर हो गया। ठीक है, और गवर्नर जो है वो अब रिप्लेस किससे हो गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर से। पहले जहां स्टेटहुड था अब वो यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, पहले स्टेटहुड था लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरी में बदल गया। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट, नेचर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो पूरा आपने लिख दिया। कंपोजिशन चेंज हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश हो गई, गवर्नर जो है वो चेंज होकर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए पावर में, यूटी आ गया। ठीक है, स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया जिसके कारण टेन्योर जो था पहले 6 साल का वो अब 5 साल का हो गया, नॉर्मल हो गया। कंपोजिशन 90 हो गई। इसके अलावा अब बताना जो सेकंड पार्ट है वो पूछ रहा है कि भाई पावर एंड फंक्शन ऑफ असेंबली बताना। ठीक है, तो पावर एंड फंक्शन में आप सबसे पहले देखेंगे लॉ मेकिंग पावर है। ठीक है, लॉ मेकिंग पावर जरूर है पर कुछ चीजें उनके पास नहीं है। जैसे आप पुलिस पे पावर नहीं, मतलब पुलिसिंग नहीं है आपके अंडर में, पुलिस नहीं है। बाकी स्टेट्स के पास पुलिस उनकी कंट्रोल में होती है पर यहाँ नहीं है। ठीक है, लैंड होल्डिंग के रिलेटेड नहीं है। तो बेसिकली हेल्थ वगैरह हो गया, ये जो नॉर्मल यूटीएस को मिले हुए लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो पावर्स अब अवेलेबल हैं इसे जम्मू एंड कश्मीर को। तो जो बेसिक, अगर आपको याद हो सेम सिचुएशन आपको दिल्ली के साथ, दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिलती है। फाइनेंशियल पावर है खुद की। ठीक है, फाइनेंशियल पावर यानी फाइनेंशियल आप टैक्सेशन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेंगे? तो अल्टीमेटली फाइनल वर्डिक्ट होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जैसे दिल्ली एनसीआर में। अकाउंटेबिलिटी फंक्शन है, दे आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो टोटल अभी फिलहाल जो कंपोजिशन है वो है 90 + 5। याद रखिएगा 5 कौन है? 5 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। टोटल 95 सीट्स हैं, हालांकि इलेक्टेड सीट 90 है। ठीक है, 24 सीट्स अभी पीओके के पास है, तो उन पे भी इलेक्शंस होंगे जब पीओके हमारे अंदर आ जाएगी। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन एंड डिमार्केशन फोरम। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी, बेसिकली इसके बारे में आपको बताना होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको लॉ मेकिंग पावर में आपको ये बताना होगा कि भाई पुलिस वगैरह उनके अंदर में नहीं आती है। ठीक है, एक्सेप्ट बताना होगा आपको, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, सब्जेक्ट अंडर पार्लियामेंट है, कॉन्करेंट लिस्ट की पावर नहीं है, ये चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा
आपको बताना हो कि फाइनेंशियल पावर में बजट अप्रूव कर सकते हैं, स्टेट फाइनेंस को कर सकते हैं, टैक्सेशन विद ज्यूरिसडिक्शन कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का तो मैंने बता ही दिया, अकाउंटेबिलिटी फंक्शन है कि सीएम होंगे वहां एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो अकाउंटेबल होगा लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन एंड डिमार्केशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड ensuring sound governance through legal counsel. Discuss his responsibility, rights and limitations in this regard. तो बेसिकली आपको बताना है कि भाई अटॉर्नी जनरल होते क्या है, उनकी क्या पावर है और क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। सबसे पहले तो बारी आती है रोल एंड सिग्निफिकेंस की। जब हम बात करते हैं रोल की तो वो चीफ लीगल एडवाइजर है, ठीक है। चीफ लीगल एडवाइजर आर्टिकल 76 में मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 76 में क्या मेंशन किया गया है, चीफ लीगल एडवाइजर के तौर पे यूनियन ऑफ इंडिया के लिए वो वर्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद उनका रोल एंड सिग्निफिकेंस क्या आता है, लीगलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन। वो चेक एंड बैलेंस करते हैं लीगैलिटी, कितना एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो हो रहा है वो लीगल है कि नहीं है, क्या चीजें उसमें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको बेसिकली रोल एंड सिग्निफिकेंस। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे कि भाई उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो एज ए चीफ लीगल एडवाइजर है तो वो एडवाइज करेंगे, उनकी एडवाइजरी रोल होती है रिगार्डिंग एनी केस, कोई भी केस जो है जो कि किसको कंसीडर कर रहा है, कंसीडर कर रहा है यूनियन ऑफ इंडिया को, मतलब जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया एज ए पार्टी है, तो वहां पे उस केस के लिए एडवाइस कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल करेंगे। कोर्ट में रिप्रेजेंट कौन करेंगे, तो अटॉर्नी जनरल करेंगे, ठीक है। जो हम कोर्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वो भी आर्टिकल 76 में मेंशन है। एडवाइजरी रोल की बात करते हैं तो आर्टिकल 143 में मेंशन है। एडवाइजरी रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 143 में मेंशन है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है पार्लियामेंट्री असिस्टेंस की, तो ये आता है आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 88 में मेंशन है अबाउट हिज पावर टू पार्लियामेंट्री असिस्ट, क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स में, उनकी कमिटीज में वो मेंबर बन सकते हैं और वहां पे वो अपना इनपुट दे सकते हैं, बेसिकली इनपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो। और इनके पास इकलौता इन्हीं के पास ये पावर है कि वो किसी भी मीटिंग में वो उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। अदर ड्यूटीज में पार्ट लेते हैं। अदर ड्यूटीज की हम बात करें तो जैसे अगर फंक्शन कुछ असाइन किया गया हो प्रेसिडेंट के द्वारा उनको करने के लिए, तो ये कुछ अदर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि अटॉर्नी जनरल करते हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी पावर एंड राइट्स की, ठीक है। राइट्स एंड प्रिविलेज नहीं, पावर्स की। सबसे पहले पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन होता है इनका, ठीक है। हर प्रोसीडिंग में वो सिट कर सकते हैं, हालांकि वोट नहीं कर सकते। तो यहीं से आता है आपका नो वोटिंग राइट। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्ट लेंगे, ठीक है। वो कमिटीज के भी पार्ट हो सकते हैं, उसमें भी जाके अपना इनपुट दे सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। दूसरा, वो प्रिविलेजेस सेम एंजॉय करेंगे जैसे एक एमपी करते हैं। जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस हैं, सेम प्रिविलेजेस मिलती हैं व्हेन ही इज सिटिंग इन पार्लियामेंट, ठीक है। किसको मिलेगी, अटॉर्नी जनरल को। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, किसी भी कोर्ट में एज ए ऑडियंस वो इंडिया के सिट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिम्यूनरेशन एंड फैसिलिटीज की बात करें तो ये प्रेसिडेंट तय करता है। अब क्योंकि ये प्रेसिडेंट तय कर रहे हैं, कहीं मेंशन नहीं है इनका जो सैलरी है, अलाउंसेस है, इसीलिए इनके साथ लिमिटेशंस ये हो जाता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे काम नहीं करते, ठीक है। उनकी पावर्स तो दी हुई है आर्टिकल 76 में, लेकिन वो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट काम नहीं करते। दूसरा लिमिटेशन, दो वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, फिर भी वो प्राइवेट
प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते अगेंस्ट गवर्नमेंट, इंडिया स्टेट या पीएसयू किसी के भी, जो भी इंडियन ऑर्डर में है, चाहे वो इंडियन यूनियन के अंडर में हो, चाहे वो स्टेट के अंदर में हो, या इंडियन गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में हो, उनके खिलाफ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस करने से गवर्नमेंट के खिलाफ रोका जाता है। इसके अलावा रेजिग्नेशन ऑन चेंज ऑफ गवर्नमेंट, क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट चेंज होती है तो उन्हें रेजिग्नेशन देना होता है, क्योंकि कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। तो नो फिक्स्ड टेन्योर, ये क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेस पे रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट्स प्लेजर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन अबाउट अटॉर्नी जनरल, जहां हमने रोल, सिग्निफिकेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके राइट्स, प्रिविलेजेस या पावर और लिमिटेशंस को हमने देखा। तो जो आपके यहाँ पे प्रिविलेजेस हैं उन्हीं से निकलता हुआ आपका लिमिटेशंस भी है, उन्हीं में से कुछ लिमिटेशंस भी है। उनके पास रिमनरेशन एंड फैसिलिटी तो है कि प्रेसिडेंट तय करते हैं, पर क्योंकि वो प्रेसिडेंट के कहने पर होते हैं तो उनका कोई फिक्स टेन्योर भी नहीं होता है। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो रहेंगे अपने पोजीशन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन, देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन एग्जामिन करना है हमें। तो बेसिकली पूछना ये चाह रहा है कि भाई हमने जब प्लान किया था ई गवर्नेंस का, तो वो यूजर सेंट्रिक या सिटीजन सेंट्रिक हमने सोचा था, बट अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये सिटीजन सेंट्रिक ना होके टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा बायसनेस है। तो सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखें तो आईसीटी टूल्स का ज्यादा एम्फेसिस होता है। ठीक है, डिजिटाइजेशन के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, बैक एंड इंटीग्रेशन पे ज्यादा काम हो रहा है, ये ऑब्जर्व हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल बायसनेस आ रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल बायसनेस जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, आधार हो गया, और आधार ऑटोमेशन की हम बात कर रहे हैं। अब तो देखेंगे तो डिजी लॉकर की हम बात करते हैं। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये सब आपको एक्चुअली प्रोड्यूस क्या कर रही हैं, डेटा ड्रिवन, डेटाबेस पे वर्क ज्यादा कर रही है, ना कि उनको सिटीजन सेंट्रिक बनाने पे। डेटा ड्राइव हो रहा है, डेटा, हालांकि आधार को हमने बनाया था कि हम लोगों को हेल्प कर पाएंगे ताकि एक यूनिफाइड आइडेंटिटी मिलेगी लोगों को इंडिया की तरफ से। टॉप डाउन डिजाइन है, ठीक है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट्स हैं वो बना रहे हैं, तो बेसिकली वो उधर से चैनल टॉप टू डाउन जा रहा है, टॉप टू बॉटम, ना कि जो हमने सोचा है। एक्चुअल गवर्नेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि ग्रास रूट से बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, ग्रास रूट लेवल से अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो फायदा आपको मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर आप करते हैं, यानी टॉप डाउन इफेक्ट करते हैं, तो जो एक्सपर्टीज आपके टॉप टियर में है उतनी एक्सपर्टीज आपके बॉटम एंड पे नहीं मिलेगी। तो ये कारण है कि टेक्नोलॉजिकल बायसनेस हो रहा है। ठीक है, मेजर्ड बाय नंबर ऑफ सर्विस डिजिटाइज्ड होता है, ना कि कितने लोग उसको इजीली चला पा रहे हैं। ठीक है, हम आज बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया कर चुके हैं, हर हाथ मोबाइल है, सब कुछ है, पर क्या सब लोगों को मोबाइल, जो डिजिटल मोबाइल्स हैं वो चलाने आता है? सबको डिजिटल पेमेंट करने आता है? क्या हमने सबको उतना एजुकेट कर दिया है? क्या रूरल बैकग्राउंड, एल्डरली पीपल या जो इलिटरेट पीपल है वो लोग सब इजीली मैनेज कर पा रहे हैं सारे एप्स को, सारे प्रमोशंस को, सारे पेमेंट्स को? ठीक है, तो आपका जो पेमेंट्स है वो भी वैसे ही हो गया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। तो सब लोगों के लिए वो अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल बायसनेस दिख रहा है। इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है बायसनेस का? तो डिजिटल डिवाइड हो रहा है, दो ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, एक जेन जी और दूसरा आप बोले तो ओल्ड फैशन। ठीक है, तो बेसिकली जेन जी का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल डिवाइड हो रहा है, जिनको चलाने आ रहा है उनके लिए तो सहूलियत है, पर जिन्हें नहीं आता है उनके लिए क्या? क्या आपने एजुकेट किया सबको
या उनके लैंग्वेज के बेसिस पे काम किया। डिजिटल डिवाइस तो ये भी है ना कि इंग्लिश पे ज्यादा फोकस हो रहा है। आप जितने भी एप्लीकेशंस देखेंगे उन सबकी जो कोडिंग होती है इंग्लिश कोड के हिसाब से होता है, मतलब बेसिकली ज्यादातर उसमें लैंग्वेज जब आप देखें तो इंग्लिश दिखेगा। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि एमर्जिंग जो करेक्टिव ट्रेंड्स है वो कर रहा है, जैसे उमंग है, आधार एनेबल डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, ये हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये मल्टी लैंग्वेज हो रहा है, मल्टीलिंगुअल होना जरूरी है। तो बेसिकली यूजर सेंट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है? मल्टीलिंगुअल होना, मोबाइल फ्रेंडली होना, सिंपल होना, मतलब सिंपल इंटरफेस होगा तो इजीली एक्सेसिबल होगा सबके लिए। ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना मुश्किल होगा और उतने ज्यादा आपको डिवाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोर्टल्स है। ठीक है, आप सबको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। एग्जाम्पल लेते हैं GSTN का, तो GSTN क्या सबको पता है कि GST नेटवर्क पे कैसे रजिस्टर करना है, तो सबको इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है सबके लिए। ठीक है, सबको पता है उतना आसानी से नहीं है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करें, कैसे हम घर बैठे इसका इस्तेमाल करें। हालांकि आप और हम तो समझ जा रहे हैं क्योंकि हम आज के समय के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं, पर उनका क्या, जो बूढ़े लोग हैं जिनको इतना टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, टेक सेवी नहीं है, तो टेक सेवी होना जरूरी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन अबाउट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में आप M21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आधार लिख लेंगे, GSTN हो गया, ठीक, उमंग ऐप है, तो ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे कि पोर्टल्स लाइक जो भूमि वाला है, भूमि पोर्टल है, तो भूमि पोर्टल्स ने इजी तो किया है कि आप सर्वे कर सकते हैं अपनी जमीन का, पर क्या सबको पता है कि कैसे करना है, कैसे चेक करना है? तो ये चीजें आपको सबसे जरूरी क्या है, एजुकेट करना। डिजिटल एजुकेशन जरूरी है। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन आप डिजिटाइज कर पाएंगे, डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट सार्थक हो पाएगा। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की बेसिस पे हम ये बता सकते हैं। ठीक है, ई नैम है, अब देखेंगे तो ई नैम भी क्या कर दिया गया है, डिजिटाइज किया गया, पर सारे के सारे एग्रीकल्चरिस्ट या सारे फार्मर्स को एक्सेस है, सबको पता है नहीं, मुश्किल है। तो सब लोग अभी भी APMC वगैरह जाते हैं, मंडी जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहां जाके अपना जो भी उपज है उसे बेचते हैं, अनाज को बेचते हैं। तो हमें एजुकेशनल डिवाइड को खत्म करना होगा, टेक्नोलॉजिकली एजुकेशन को और ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन अबाउट ई गवर्नेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस often considered as या perceived as being anti-state actors rather than non-state actors. Do you agree? इसे जस्टिफाई करना है। बेसिकली आपको बताना है जस्टिफिकेशन के थ्रू कि हाँ कुछ हद तक ये सही है, पर आपको वे फॉरवर्ड में ये भी बताना हो कि नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे ही ज्यादा हमें देखना चाहिए। तो बेसिकली जब हम UNDP के डेफिनेशन से देखते हैं तो CSO यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो किसी स्पेसिफिक फ्लॉज को आगे लाती है सोसाइटी के, ताकि सोसाइटी का वेलबींग हो पाए। ठीक है, सोसाइटी के उस सेक्शन का वेलबींग हो पाए जिसके कॉज के लिए वो लोग लड़ रहे हो, चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो, चाहे वो NGO हो, चाहे वो एडवोकेसी ग्रुप हो, मीडिया हो, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी। परसेप्शन जो है एंटी स्टेट एक्टर्स है, क्यों? क्योंकि बेसिकली हाईलाइट करते हैं स्टेट के फेलियर्स को, तो कंसीडर किया जाता है एंटी गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट के फ्लॉज को बताते हैं ना, तो हमेशा कंसीडर किया जाता है कि ये हमेशा विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास है इनका। इसलिए भी कई बार हम परसीव करते हैं कि दे आर अगेंस्ट, दे आर एंटी स्टेट। अब जस्टिफाई करना है तो हम ये भी बता सकते हैं कि कुछ जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, कुछ NGOs थे जो टूल किट का यूज करते हुए गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स को रोकना चाहते थे। फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल लें तो आपको देखने को मिलेगा कि पॉस्को स्टील जो था, ये बाद में पता चला था कि जो पॉस्को स्टील्स
के प्रोजेक्ट्स थे उनको रोकने के लिए मोबिलाइज किया गया था सीएसओ को 2014 में। कुछ सीएसओ, ठीक है, 2014 में पॉस्को स्टील के खिलाफ मार्च किए थे, ठीक है, एक प्रोटेस्ट किए थे, पर ये फॉरेन ड्रिवन था, ठीक है। एंटी डेवलपमेंट और फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं हम। ये जो टूल किट का आपने जिक्र सुना होगा कई बार, इसका एग्जांपल आप दे सकते थे, ठीक है। फॉरेन इन्फ्लुएंस की हम बात करें तो ग्रीन पीस इंडिया, जिसने ग्रीन पीस इंडिया का रिस्ट्रिक्शन आप बोल सकते थे, कोई भी एग्जांपल ले सकते थे ग्रीन पीस। रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म का भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है, PFI, जिसे हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इलीगल क्या किया है, डिनोट किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल थॉट को, टेररिज्म को प्रमोट कर रहे थे। इनके पास जो मनी था उसका यूटिलाइजेशन टेररिस्ट प्रोडक्ट में किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें के कारण हमें लगता है कि ये एंटी स्टेट है, पर हमें एक्चुअल में देखना होगा कि एक्चुअल जो आइडिया है वो नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे ही बनाया गया था। तो नॉन स्टेट एक्टर का मतलब क्या है कि जो स्टेट को करना चाहिए टू बिकम वेलफेयर स्टेट, अब उनमें कुछ चीजें जो छूट रही हो उनसे, उन स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करवाने का काम करेंगी ये सीएसओ, सिविल क्या बोलते हैं, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम करेंगी वेलफेयर स्टेट बनाने में। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव रोल भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा डिस्ट्रक्टिव रोल होता है। कई जगह पे आप देखेंगे, जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे एनजीओस, बहुत सारे सीएसओ जो थे वो लोगों की हेल्प कर रहे थे, दवाइयाँ पहुंचा रहे थे, राशन पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आप एग्जांपल दे सकते थे। इसके अलावा कोलैबोरेशन विद स्टेट होता है, कई सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। कोविड-19 ये एग्जांपल था। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे प्राइम एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जो आप अपने हिसाब से लिख सकते थे। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तो जब हम सिविल सोसाइटी को नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर देखें तो मजदूर किसान शक्ति ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं नॉन स्टेट एक्टर में, जिन्होंने आरटीआई को लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, जिनके कारण योगदान से आरटीआई आया, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, किसके कारण आया था, MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। कंस्ट्रक्टिव रोल का मैंने आपको बता ही दिया। कोविड-19 में बहुत सारे एनजीओ जो थे लोगों को खाना, राशन, दवाइयाँ ये सब पहुंचा रहे थे, कईयों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, कई जगह पे बेड्स पहुंचाए जा रहे थे, मेडिकल हेल्प किया जा रहा था, तो बहुत सारे हेल्प किया गया है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आप दे सकते थे। सर्विस डिलीवरी की बात करें तो सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशंस, ठीक है, सेवा कोलैबोरेशन होता है। ये सारे एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इसी के साथ आपका यहाँ पे ये 10 मार्कर क्वेश्चन का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक था वो यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कई लोग हमारे चैनल पे आते हैं, हमारे वीडियोस को वॉच भी करते हैं, पर वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और साथ ही साथ शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ या उन रिलेटिव्स के साथ या उन नॉन के साथ जो यूपीएससी, पीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे नए बैचेस लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्द। इसकी जानकारी आप हमारे वेबसाइट aimcivilservices.in से ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।